जैसा कि दोस्तों वादे के मुताबिक आज का जो हमारा यह सीरीज है यह पिछले पढ़ाए गए टॉपिकों से लिया गया है और पूरे 50 क्वेश्चन का यह सीरीज है, यह श्रृंखला है। यह टेस्ट सीरीज पूरे 50 प्रश्नों का है। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1, अमरूद के प्रभावित पौधों में सभी पत्तियों पर बैंगनी से लेकर लाल रंग के धब्बे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट करके इसका उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह होगा जिंक। जिंक या जस्ता की कमी से यह लक्षण अमरूद के पत्तियों पर या फलों पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस पौधों में जिंक की कमी से सफ़ेद कली रोग होता है? सफ़ेद कली मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, मक्का। इसका सही उत्तर है मक्का। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फूल गोभी में बोरान तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 भूरापन, ऑप्शन नंबर बी लाल सड़न रोग, ऑप्शन नंबर सी एक ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बटनिंग। तो इसका सही उत्तर जो है मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आंतरिक फल परिगलन इंटरनल नेक्रोसिस की पहचान आम व आंवला के फलों के विकास के एक नए शारीरिक विकार के रूप में रूप में की गई है कि यह एक आंवला और आम का आंतरिक फल परिगलन है। यह किस तत्व की कमी से होता है? वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया कि यह नेक्रोसिस किस तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों, यह जो नेक्रोसिस बीमारी है किस तत्व की कमी से होता है, ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, बी बोरॉन, सी पोटेशियम, डी मैग्नीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोरान तत्व की कमी। क्वेश्चन 3 कहता है, क्वेश्चन 5 सॉरी, हार्ट रॉट चुकंदर में होने वाली गंभीर विकार है। यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जो हार्ट रॉट है वह किस पोषक तत्व की कमी से होता है और यह किस में होता है? चुकंदर में। ऑप्शन नंबर ए बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन नंबर सी जस्ता यानी जिंक, ऑप्शन नंबर डी आयरन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बोरान। यह जो होता है बोरान तत्व की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जौ का ग्रे स्पेक रोग। जौ का ग्रे स्पेक रोग एक गैर रोगजनक कमी वाला रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? कह रहा है यह रोग जो है वह किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज। यह जो है यह मैग्नीज की तत्व की कमी से जौ के पौधों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मार्स स्पॉट मटर के पौधे में किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैग्नीज। यह भी मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फूल गोभी में यह स्थिति मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। पहले ही बता रहा है कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण यह स्थिति होती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फूल गोभी में ब्राउनिंग,
ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है ब्राउनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है लाल सड़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बटनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है व्हीप टेल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसे व्हीप टेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आम तौर पर मोलिब्डेनम की कमी तब होती है जब पेड़ खाली स्थान मिट्टी से पर्याप्त मोलिब्डेनम को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। मतलब मोलिब्डेनम तत्व की कमी किस मिट्टी में होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एसिडिक सॉयल, बेसिक सॉयल, सैलाइन सॉयल और खादर सॉयल। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा अम्लीय सॉयल या अम्लीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धान का टिप बर्न या चावल का पनसुख विकार किस तत्व की कमी से होता है? धान का टिप बर्न या चावल का पनसुख विकार दोनों एक ही नाम है, किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग, तो आइए देखते हैं कौन सा रोग है। पहला भूरापन, दूसरा लाल सड़न रोग, तीसरा बटनिंग रोग, चौथा व्हीपटेल रोग। तो जैसा कि ब्राउनिंग और रेड रॉट जो होता है बोरान की कमी से होता है और व्हीपटेल मोलिब्डेनम की कमी से। बचा एक, इसको तो आप एनालिसिस भी करके लगा सकते हैं। ये हो जाएगा उत्तर बटनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैविटी स्पॉट की पहचान अंडाकार से अनियमित आकार के दबे हुए घावों से होती है। गाजर का यह विकार किसकी कमी से होता है? इसका जो है कैविटी स्पॉट रोग का नाम भी बता दिया है, किस में होता है यह भी बता दिया है और उसका जो कैरेक्टर है वह भी बता दिया है। बस आपसे पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी से होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम तत्व, ऑप्शन नंबर बी बोरान, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। और इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। किसका? कैल्शियम तत्व की कमी से गाजर में कैविटी स्पॉट देखने को मिलता है। पुनर्ग्रहण, यह है प्रश्न 13 का। पुनर्ग्रहण रिक्लेमेशन एक विकार है जो पुनर्निर्मित भूमि पर, मतलब जो जैसे मिट्टी हमारा अपने ज़मीन से या खेत से मिट्टी को निकलवा दिए फिर उसमें नई मिट्टी डाल दिए, तो पुनर्निर्मित मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों को प्रभावित करता है जो खाली स्थान जैसे ट्रेस तत्वों की कमी के कारण होता है। वह किस तत्वों की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसको दोस्तों आप लोग बताइए कि यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों तांबा, क्या? कॉपर। यह जो रिक्लेमेशन डिजीज़ है यह धान्य फसलों में होता है और इसका सही उत्तर है तांबा तत्व की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लीची में पत्तियों का जलना किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो लीची है उसमें पत्तियों का जलना किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी बोरान। आप लोग बताइए जल्दी से। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से यह रोग लीची के पेड़ में या पौधों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा बहुफसलों मल्टी क्रॉपिंग का अनुसरण करता है? अब यह फसल पैटर्न से क्वेश्चन आ गया कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा मल्टी क्रॉपिंग का अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर ए रिले क्रॉपिंग यानी अविराम फसल, ऑप्शन नंबर बी ले फसल, ऑप्शन नंबर सी एकल फसल, ऑप्शन नंबर डी इंट्रा क्रॉपिंग।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा वह मल्टी क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है, इंट्रा क्रॉपिंग। क्या आता है? इंट्रा क्रॉपिंग या अंतरा फसलें। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति में या एक समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना एक ही पैटर्न, एक ही पंक्ति में क्या कहलाता है मित्रों? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अविराम फसलें, ऑप्शन नंबर बी अंतरा फसलें, ऑप्शन नंबर सी एकल फसलें, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित फसलें। यदि आप लोगों को पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। और इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी अंतरा फसलें। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना कहलाता है। कोई भी स्थान है, लगातार उस पर एक ही फसल आप उगा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अविराम फसलें, ऑप्शन नंबर बी एकल फसलें, ऑप्शन नंबर सी एकल कल्चर, ऑप्शन नंबर डी गली फसलें। उसे क्या कहते हैं? एक ही स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना। बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग इसलिए इसका सही उत्तर नहीं होगा कि मोनोक्रॉपिंग में साल भर में एक ही फसल उगाते हैं, लेकिन मोनोकल्चर में एक ही खेत में साल भर में 3 फसलों को उगा देते हैं। आ गया समझ में? आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसलें, मिश्रित खेती, फसल चक्र, सघन खेती। क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक एक साथ उगाना। जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित फसलें। क्या हो जाएगा मित्रों? मिश्रित फसलें। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध बोना किसके अंतर्गत आता है? मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध बोना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर 4 सहायक फसलें या फिर ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अपना करके हम मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है किस फसल में पेड़ी लिया जाता है? एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही उत्तर लगा देंगे। इसमें ऑप्शन की बात ही नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना में हम पेड़ी लेते हैं। यह ऐसा हलवा क्वेश्चन यदि आयोग आप लोगों से पूछता है तो भाई सोने पर सुहागा है, कह सकते हैं। किस्मत बहुत अच्छी है तो आयोग कुछ भी पूछ सकता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खेती में प्रयोग किया जाने वाला जैविक कीटनाशक है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खेती में प्रयोग किया जाने वाला जैविक कीटनाशक है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोलेगो, ऑप्शन नंबर बी डिवाइन, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोग्रामा, ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोग्रामा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोडर्मा कार्बनिक या जैविक फफूंदनाशक है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन भारत का पहला कार्बनिक राज्य घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, कह रहा है भारत का पहला कार्बनिक राज्य। अभी हाल ही में तो सिक्किम को किया गया है, तेलंगाना को किया गया है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला कार्बनिक राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो जैसा कि मैंने बता दिया, ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, बचा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आप लोग जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो ये भी कट गया। और सही उत्तर क्या बचा आपका? उत्तराखंड। सही उत्तर है उत्तराखंड मित्रों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं
भारत के किन भागों में देखने को मिलता है? जो झूम खेती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो इंडिया के किस क्षेत्रों में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भाग, नॉर्थ ईस्ट साइड। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम भाग, नॉर्थ वेस्ट साइड। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी भाग, साउथ ईस्ट साइड। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिमी भाग, साउथ वेस्ट साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जैसे भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी भाग जिसे हम नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इंडिया का मैप थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है ना, तो जो ये यहाँ पर वाला जो ये क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं होते की जाने वाली खेती। जब तक पेड़ बड़े नहीं होते वन रोपण कर दिया, वृक्षारोपण कर दिया, उसके बाद अब पेड़ को बड़े होने में 3-4 साल का समय लगता है, तो उसके बीच में 3-4 साल तक की जाने वाली खेती क्या कहलाती है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए झूम खेती, ऑप्शन नंबर बी टोंगिया खेती, ऑप्शन नंबर टी टिकाऊ खेती, ऑप्शन नंबर 4 दियरा खेती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोंगिया खेती। ऑप्शन नंबर बी टोंगिया खेती। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 पर आ गए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन पलवार फसलों कवर क्रॉप का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पर, ये तो पीसीएस जैसा क्वेश्चन हमने बना दिया कि कह रहा है, हमारा जो प्रश्न है कि कवर क्रॉप का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि आईएएस पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसका लेवल हट करके है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी भी पूछ सकता है। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और आयोग अपने आप को अपडेट कर रहा है। और एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी है, तो बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा। तो देखिए दिया है इसका कि कवर क्रॉप्स का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोबिया, ऑप्शन नंबर बी मूंग, ऑप्शन नंबर सी उड़द, ऑप्शन नंबर डी बरसीम। तो सबको पता है कि इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा। इसका सही उत्तर होगा डी, बरसीम जो है वह कवर क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कैच क्रॉप का उदाहरण नहीं है? ये तो नहीं है वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ध्यान से पढ़िए आप लोग, देखिए कि कौन सा कैच क्रॉप का उदाहरण नहीं है। होने को तो सब जानते हैं, लेकिन नहीं है। तो क्या इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्याज, ऑप्शन नंबर बी मूंग, ऑप्शन नंबर सी उड़द, ऑप्शन नंबर डी बरसीम। एकदम सेम पकड़ना है, बरसीम। बरसीम कैच क्रॉप का उदाहरण नहीं है, फॉरेज क्रॉप का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एरेबल फसलों का उदाहरण नहीं है? लो देखो, ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगी कौन सा एरेबल क्रॉप का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो यह मैं इस तरह से बनाया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, ऑप्शन नंबर 4 गन्ना। तो मित्रों बताइए कि एरेबल क्रॉप्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कॉटन। कपास जो है वो एरेबल क्रॉप का उदाहरण नहीं है। एरेबल क्रॉप जैसा कि मैं बताया हूँ कि उसमें जो टिलेज प्रैक्टिसेस अधिक की जाती है, आलू में भी टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती है, तंबाकू में भी टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती है, गन्ना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 28 बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत समझने वाली बात है, इसे बहुत ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित सूत्र द्वारा फसल चक्र गहनता की गणना की जाती है। अब यहाँ पर 4 सूत्र दिया है, इसमें से कौन सटीक सूत्र है उसे हम लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे 100 भागे कुल फसली क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे 100 बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे 100 बटे वर्षों की संख्या। CRI मतलब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी
वर्षों की संख्या गुणे 100 बटे फसल चक्र में फसलों की संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? हमें तो लग रहा है इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर CRI मतलब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे 100 बटे वर्षों की संख्या। इससे निकल करके आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। प्रश्न नंबर 29 में देख सकते हैं आपके ऑप्शन जो है वो 6 है। 6 ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मतलब इसमें से 5 सही है, एक ही गलत है। 5 सही है, एक ही गलत है। तो उसमें से आइए हम गलत छांटते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। ऑप्शन नंबर ए धान, गेहूं, मूंग, खरीफ, रबी, जायद 303 फसल 1 गुणित 100 बराबर 300, ये तो सही हमें लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, यह कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताइएगा जल्दी से कि यह सही है कि गलत। ऑप्शन नंबर सी चना, सरसों, जायद, मूंग, मक्का 300%। ऑप्शन नंबर डी बाजरा, चना, परती, गेहूं 300%। हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी 100%। चरी, बाजरा 200%। चरी, बाजरा 200%। बताइए मित्रों कि इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजरा, चना, परती, गेहूं। ये 300 जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है वह इसका बिल्कुल गलत इंटेंसिटी है, बाकी सब सही है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज के थैलों पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? वह कौन सा ऐसा बीज है जिसपे किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक न्यूक्लियस सीड। ऑप्शन नंबर सी आधार बीज। ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी केंद्रक बीज, क्योंकि न्यूक्लियस सीड जो होता है वह बहुत ही कम मात्रा में लैबों और विश्वविद्यालय और संस्थाओं में उगाया जाता है, जिसपे कोई भी टैग नहीं लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीज के थैलों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है? प्रश्न नंबर 31 जो कह रहा है कि सुनहरे पीले रंग का टैग किस प्रकार के बीज पर लगा रहता है? ऑप्शन ए प्रजनक बीज, ऑप्शन बी केंद्रक बीज, ऑप्शन सी आधार बीज, ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। इसे आप लोग ध्यान देंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से किस बीज के थैलों पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद रंग का टैग किस पे लगा होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्रीडर सीड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी प्रमाणित बीज, ऑप्शन नंबर सी आधार बीज, ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत बीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाउंडेशन सीड या आधार बीज। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीज के थैलों पर बैंगनी नारंगी रंग का टैग लगा होता है? बैंगनी या नारंगी रंग का टैग एक ही प्रकार के बीज पर लगा रहता है, और वह कौन सा है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रजनक बीज ब्रीडर सीड, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक बीज, ऑप्शन नंबर सी प्रमाणित बीज, ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सा वह सीड होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। क्या हो जाएगा दोस्तों? रजिस्टर्ड सीड। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीज के थैलों पर नीले रंग का टैग लगा होता है? प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रजनक बीज ब्रीडर सीड, ऑप्शन नंबर बी प्रमाणित बीज,
ऑप्शन नंबर सी आधार बीज, ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत बीज। तो नीले रंग का जो लगा रहता है टैग वह होता है प्रमाणित बीज पर। किस पे? सर्टिफाइड सीड पर, प्रमाणित बीज पर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा निम्नलिखित में से किस बीज का सामान्यतः उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है? भारत में सामान्यतः उत्पादन किस बीज का नहीं किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रजनक बीज ब्रीडर सीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आधार बीज फाउंडेशन सीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड जो होता है उसका उत्पादन सामान्यतः भारत में नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है आधार बीज से सीधे किस बीज का उत्पादन किया जाता है? जो फाउंडेशन सीड है उससे सीधे किस बीज का उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रजनक बीज, बी केंद्रक बीज, सी प्रमाणित बीज, डी पंजीकृत बीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट किसका उत्पादन किया जाता है? वो हो जाएगा आपका सर्टिफाइड सीड। किससे किसका किया जाता है? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बीज अधिनियम कब लागू हुआ था? जो बीज अधिनियम है वह कब लागू हुआ था? तो बीज अधिनियम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1969, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1966, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1963, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1969। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1969। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि प्रमाणित व उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितना % होता है? जो प्रमाणित सीड होता है, जो सर्टिफाइड सीड होता है जिसे किसान लोग बोते हैं, उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, आनुवांशिक शुद्धता होती है, वह कितना % होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 99.99%, ऑप्शन नंबर बी 98.99%, ऑप्शन नंबर सी 98%, ऑप्शन नंबर डी 99%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98%। क्या हो जाएगा? 98%। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बीज सूचकांक सीड इंडेक्स को परिभाषित करता है? जो सीड इंडेक्स को कौन सा, मतलब जो सीड इंडेक्स होता है उसको कौन सा ऑप्शन परिभाषित करता है उसके लिए सटीक है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100 बीजों का भार एक सीड इंडेक्स कहलाता है, या 1000 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी 124 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी 1024 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 100 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। इसके पिछले जो मैंने बीज नामक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें अच्छी तरह से बताया था कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे चना, अरहर, मक्का और मटर, मूंगफली, इन सब का जो सीड इंडेक्स हम लेते हैं, टेस्ट वेट नहीं लेते हैं, क्योंकि 1000 सीड का जो वेट हो जाएगा वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 बीजों का जो भार है वह कहलाता है सीड इंडेक्स। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण भार टेस्ट वेट को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट वेट को परिभाषित करता है? तो जैसा मैंने ऊपर अभी तो बता दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 बीजों का भार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 बीजों का भार। अब प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिकेल्सिट्रेंट बीज, रिकेल्सिट्रेंट सीड का उदाहरण है? रिकेल्सिट्रेंट सीड उसे क्या कहते हैं? रिकेल्सिट्रेंट सीड जो होता है कि वह कम तापमान और कम नमी पर संरक्षित नहीं रखा जा सकता है, उसे रिकेल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आम व काजू,
आम व नारियल, आम व बादाम, आम व अखरोट। तो हमें तो मित्रों लग रहा है कि जो लोअर टेम्परेचर और लोअर मॉइस्चर पर इनमें से सभी को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जो इसका सटीक उत्तर है वह हो जाएगा आम और नारियल। क्या हो जाएगा? आम और नारियल। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। एग्रीकल्चर फेनामेना या टर्मिनोलॉजी से यह क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो देखते हैं कि क्या होता है। एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए समोच्च रेखा, जिसे कंटूर लाइन। ऑप्शन नंबर बी आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर डी आइसो हाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटूर लाइन या समोच्च रेखा। प्रश्न नंबर 43 आ गए हैं हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं। बस 50 क्वेश्चन तक यह सीरीज चल रही है। 7 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी जल्दी से जल्दी करते हैं। आधा घंटे का समय बीत गया। ये आधा घंटा आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिसका उपयोग करके आप लोग AGTA में सफलता हासिल करेंगे। प्रश्न नंबर 43 ध्यान देते हैं। एक समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। एक समान वर्षा, जैसे कि यहाँ पर जो है 150 mm वर्षा हुआ, बलिया में 150 mm वर्षा हुआ, गाजीपुर में 150 mm वर्षा हुआ, वाराणसी में 150 mm वर्षा हुआ। तो उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर बी आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर डी आइसो बात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर सी आइसो हाइट। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि एक समान सूर्य के रोशनी वाले घंटों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यह भी फेनामेना क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर बी आइसो हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर डी आइसो बात। ये तो पहले ही नहीं होगा, और आइसोथर्म टेम्परेचर के लिए होता है। बचा 2, तो आइसो बात जो होता है यह भी नहीं होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि एक समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। एक समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आइसोथर्म, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी आइसोहेल्स, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी आइसो हाइट, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आइसो हेलाइन, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसो हेलाइन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसो हेलाइन। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि भारत में 75% से अधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? अब देखिए, मानसून चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उससे भी क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है। मैं कहीं से कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं क्वालिटी में कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। AGTA ही नहीं, गन्ना पर्यवेक्षक, AGTA, IBPS, तमाम जो एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है उस सब में यह क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा देने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैं सही कह रहा था या गलत। समय जाया न करते हुए आते हैं अपने प्रश्नों पर। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्टर्न मानसून जो होता है उसमें भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून के द्वारा किया जाता है या फिर होता है। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुनरावर्ती मानसून या चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं? पुनरावर्ती मानसून या चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं मित्रों? तो इसे आइए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी मानसून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। इसका जो नॉर्थ ईस्ट से मानसून, चाइना सागर से जो मानसून आता है, यह चक्रवाती तूफान या उत्तरी घाट से जो उड़ीसा के उत्तर पूर्वी घाट से उड़ीसा और बंगाल से जो भी तूफानें उठती है, जो भी वर्षाएँ होती है, उसे हम कहते हैं चक्रवाती
वर्षा या फिर पुनरावर्ती मानसून के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा रबी फसल मुख्यतः चना के लिए उपयुक्त होती है? तो जैसा मैंने आप लोग बताया था कि जो फरवरी और मार्च महीने में जो वर्षा होती है, तो फरवरी और मार्च महीने में कौन सा वर्षा होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी मानसून। जी नहीं, बिल्कुल गलत। यह तो जून जुलाई में होता है। सॉरी, दक्षिण पश्चिमी मानसून जून जुलाई में होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून, गलत। यह भी ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिमी मानसून, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। पश्चिमी जो वेस्टर्न फॉल्ट होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है, वह रबी फसल मुख्यतः चना के लिए उपयुक्त वर्षा होती है, क्योंकि यह वर्षा फरवरी और मार्च में होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मतलब जो उत्तरी भारत है उसमें यह वर्षा अधिक देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 49 आ ही गए हैं अपने लक्ष्यों के पास। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है? दोस्तों एकदम बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सूटेबल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव मानसून पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका भी प्रभाव मानसून पर पड़ता है, लेकिन यह यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। अल नीनो इफेक्ट, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों तीनों का प्रभाव तो मानसून पर पड़ता है, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है यहाँ पर प्रश्न में दिया है, और इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा वह होगा एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो प्रभाव, जैसा कि मैंने बता दिया कि जो एल नीनो इफेक्ट है यह समुद्री धाराएं हैं, यह समुद्र में चलने वाली गर्म धारा है। एल नीनो इफेक्ट के तहत जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह कमजोर पड़ जाता है, सूखे की स्थिति देखने को मिलती है, सूखे की स्थिति आ जाती है। आज का हमारा सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे प्यारा प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है कि किस वर्षा को माठव या मट्ठा वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में ज़्यादा होता है? जैसा कि यहाँ पर हिंट भी दे दिया है। हिंट ऐसा आयोग नहीं देगा, ये हिंट हमने आप लोगों को दिया है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। यदि आप लोग 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन प्लस सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वह कोई नहीं रोक सकता है। AGTA में आप अधिकारी बनकर ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए एल नीनो वर्षा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों, उसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न फॉल्ट, पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी फॉल्ट। तो आज के लिए हमारा जो यह सेशन था यह समाप्त हो चुका है। आप लोग बताइए कि जो हमारा सेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा। जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइए। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज आएगा जो आपके AGTA परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो तो समाप्त हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो कुछ नहीं करना है, बस जो लाल वाली बटन है उसको दबा करके बगल में घंटी आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होगा धमाल।